BSSS Rhythm, BSSS Rhythm, BSSS Rhythm. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू BSSS Rhythm, द इंटरनेशनल ऑनलाइन रेडियो। मैं हूं आपकी आरजे सानिया और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर आपकी डिमांड पर द वन एंड ओनली लक्ष्मी शरण मिश्रा सर पिछले 2 बार से जब हम YouTube पे देख रहे हैं, बहुत सारे सवाल स्टूडेंट्स के हमारे पास आ रहे हैं MPPSC से रिलेटेड, UPPSC से रिलेटेड। तो आज हमने सोचा कि क्यों नहीं सर को फिर से हम बुलाएं और अब आपसे आपके डायरेक्ट जो सवाल है वो मैं यहाँ सर से पूछने वाली हूँ। तो सर, वेलकम वंस अगेन एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू इन BSSS Rhythm इंटरनेशनल ऑनलाइन रेडियो। सो सर, बात करते हैं आज हम MPPSC की तैयारी की। सर, सबसे पहले जब स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि मुझे MPPSC करना है, तो सबसे पहले इनिशियली स्टेज क्या होती है, उसकी तैयारी की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? देखिए, अगर आपको MPPSC की तैयारी करनी है तो पहले तो 1-2 निर्णय आपको खुद लेने पड़ते हैं, जैसे कि आप क्यों इसमें जाना चाहते हैं, ये जॉब किस तरह की होगी। ये सब जब आपने तय कर लिया, उसके बाद जब आप तैयारी की डेस्क पे पहुँचे तो आपको क्या शुरुआत करनी चाहिए। इसके लिए 3 चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, दूसरा आपको कितना पढ़ना है और तीसरा आपको कैसे पढ़ना है। आपको ये 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको क्या पढ़ना है ये आपको पता चलता है सिलेबस से। तो अच्छी बात यह है कि ये MPPSC का सिलेबस बहुत डिटेल में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जारी करता है। तो पहला स्टेप होना चाहिए, सिलेबस निकालिए और उसके एक पॉइंट को अच्छे से पढ़िए, एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़िए। वो ज़्यादातर ऐसी चीज़ें हैं जो आपने स्कूल में पढ़ी हैं, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं अगर आप ह्यूमैनिटीज़ से पढ़ के आए हैं तो आपने कॉलेज में भी पढ़ी होंगी। तो आपको बहुत सारी चीज़ें सिमिलर लगेंगी, कुछ चीज़ें ऐसी दिखेंगी जो आपको नहीं पढ़नी है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है। लेकिन इतिहास आपने कॉलेज में भी पढ़ा है, स्कूल में भी पढ़ा है, UPSC के लिए भी पढ़ते हैं और SSC के लिए भी पढ़ते हैं और PSC के लिए भी पढ़ते हैं। तो इतिहास हमें कितना पढ़ना है वो हमको पेपर देखने पर पता चलेगा। तो जो दूसरा काम करना चाहिए, पहले तो आप उसका सिलेबस उठाइए और एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से रियलाइज़ करिए कि अच्छा, इस टॉपिक का क्या मतलब होता है, मैंने पहले कभी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, मेरे लिए कितना नया है। तो पहले तय करिए कि आपको क्या पढ़ना है सिलेबस से। फिर ये तय करिए कि कितना पढ़ना है पिछले पेपर उठा के। आप 3 साल का MPPSC का प्रीलिम्स का पेपर उठाइए, हिस्ट्री के क्वेश्चन देख करके तय करिए कि हिस्ट्री कितनी पढ़नी है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन देख करके तय करिए कि ज्योग्राफी कितनी पढ़नी है और किस डायरेक्शन में पढ़नी है। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फिर तो आपको अप्रोच पता चलेगा, लेवल पता चलेगा, डायरेक्शन पता चलेगा। फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है कि आपको आप लेवल कहाँ है और आपको किस लेवल तक पहुँचना है, उसके लिए आपको एक प्लान बनाना होता है। उस प्लान को कहते हैं अप्रोच। एक आपने क्लियर अप्रोच डेवलप कर लिया तो आपको पता चल गया कि आपको कैसे पढ़ना है। किताबों को पढ़ना है, रटना है, लिखना है, याद करना है, क्या करना है। तो तैयारी की शुरुआत में 3 सवालों के जवाब ढूंढिए, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बुक्स हम जिसे कहते हैं, तो शुरुआती दौर में कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए? देखिए, MPPSC की तैयारी के लिए शुरुआत किन किताबों से करें अगर हम ये देखें तो आपको हर विषय के लिए कई तरह की किताबें होती हैं। पर अगर मैं तैयारी का लेवल देखूं तो हमें हर विषय 3 बार पढ़ना पड़ता है MPPSC में, 3 बार। सबसे पहले तो हमें उस विषय में इंटरेस्ट जगाना होता है और इंटरेस्ट जगाने के लिए किताबों से भी पहले का एक दौर होता है। जैसे कि आजकल नॉर्मली ये देखा जाता है कि लोग अगर उनको कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है तो उस सब्जेक्ट के लिए कोई बेसिक बुक पे चले जाते हैं। मैं कहूँगा कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, हिस्ट्री आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप इंटरनेट पर किसी अच्छी मीडिया हाउस की बनाई हुई, किसी अच्छी TV प्रोडक्शन हाउस की बनाई हुई कोई डॉक्यूमेंट्री देखिए, कोई वेब सीरीज़ देखिए। आप वेब सीरीज़ देखेंगे तो आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट आ जाएगा। आप संविधान की सीरीज़ देखेंगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरेस्ट आ जाएगा। आप डिस्कवरी की सीरीज़ देखेंगे, नेशनल ज्योग्राफिक की सीरीज़ देखेंगे तो आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट आ जाएगा। तो आपको करना ये चाहिए कि सबसे पहले सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करने वाली चीज़ें देख लीजिए, फिर आपके अंदर जिज्ञासा जागेगी, आपको मज़ा आने लगेगा, आपको समझ आने लगेगा कि अच्छा, ये सब्जेक्ट ऐसा होता है। जब वो हो जाए उसके बाद फिर आपकी असली तैयारी शुरू होती है। असली तैयारी के कई लेवल होते हैं, 2-3 लेवल होते हैं। जैसे पहला जो लेवल होता है उसमें आपको सब्जेक्ट को एक बार बेसिक किताब से समझना होता है, दूसरे लेवल में उसे प्रीलिम्स के हिसाब से तैयार करना होता है और तीसरे लेवल में उसी को मेंस के हिसाब से तैयार करना होता है। सर, तो जैसे NCERT की बुक्स रहती हैं और मैंने कई बार सुना है कि सबसे पहले पेपर पढ़ें, मतलब जी, पेपर लगाए, कोई न्यूज़पेपर, उसको रीड करें, एक हैबिट बनाएं। तो NCERT की किताब यानी कि NCERT की बुक और न्यूज़पेपर, ये दोनों कितने इम्पॉर्टेंट हैं? देखिए, अगर NCERT की किताबों की बात की जाए तो हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि NCERT की किताबें स्कूल की टेक्स्ट बुक्स हैं
और स्कूल की टेक्स्ट बुक में कंटेंट उतना ही होगा जितना स्कूल के लिए ज़रूरी था, आपके स्कूल के सिलेबस के लिए ज़रूरी था। MPPSC ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा है, तो उतना कंटेंट तो सफिशिएंट नहीं होता है। हाँ, NCERT लोग ज़रूर पढ़ते हैं, इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि जो सब्जेक्ट के बेसिक्स उन्हें क्लियर नहीं है, सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, तो NCERT पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट समझ में आने लगेगा। पर मैं सलाह दूंगा कि NCERT भी, जिन्हें पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आया, जिन्हें सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं लगते, उन्हें NCERT भी बोरिंग लगेगी। तो NCERT से शुरुआत करना अब ठीक नहीं है। अब आपके पास बहुत सारे वीडियो मीडियम्स हैं, जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा, आप डॉक्यूमेंट्रीज देखिए, आप वीडियोस देखिए, जिनसे आपको उन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगे, और अगर आपका इंटरेस्ट आ गया तो NCERT स्किप कर दीजिए। मैं बहुत स्ट्रांगली ये कहूँगा कि UPSC NCERT के बिना नहीं हो सकता, पर MPPSC में NCERT की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि MPPSC कंटेंट ओरिएंटेड है, NCERT कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड किताबें हैं, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाएंगे पर फैक्ट नहीं है। MPPSC में आपको फैक्ट बहुत चाहिए और इंटरेस्ट चाहिए। तो NCERT का दो ही इंपॉर्टेंस था, या तो वो आपका इंटरेस्ट डेवलप करते हैं सब्जेक्ट में, या फिर आपके कॉन्सेप्ट मजबूत करते हैं। यहाँ पर अगर इंटरेस्ट आपने दूसरे तरीके से डेवलप कर लिया, आज का ये वीडियो फर्स्ट जनरेशन है, हमको वीडियो देख के ज़्यादा इंटरेस्ट जाग जाता है, तो आप NCERT को स्किप कर सकते हैं। NCERT बेहद अच्छी किताबें हैं, लेकिन MPPSC में बहुत ज़्यादा काम की नहीं है, तो आप NCERT को छोड़ भी दें तो आपको कोई नुकसान नहीं है, और NCERT पढ़ के भी आपको कुछ खास फ़ायदा नहीं है MPPSC की तैयारी में। रही बात न्यूज़पेपर की, तो मैं ये कहूँगा कि देखिए, न्यूज़पेपर में क्या आता है, वो चीज़ें जो सरकार कर रही है, जो सरकार से जुड़े बड़े मुद्दे हैं, उन्हीं चीज़ों पर न्यूज़पेपर में खबरें होती हैं। हम फ्रंट पेज खोलें तो सरकार में ये नई चीज़ें हुई हैं, ये नए डेवलपमेंट हुए हैं, सरकार ये नई पॉलिसी शुरू की है, या सरकार के किसी काम को लेकर के क्रिटिकल आर्टिकल्स हमको मिल जाते हैं एडिटोरियल सेक्शन में। तो ऐसे में, या ऑपेड सेक्शन में, तो मैं ये कहूँगा कि न्यूज़पेपर तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो सरकार में चल क्या रहा है वो जानने के लिए, वो समझने के लिए, सरकार की प्राथमिकताएं समझने के लिए हमको न्यूज़पेपर तो पढ़ना चाहिए। लेकिन कौन सा न्यूज़पेपर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम अगर MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि हम मध्य प्रदेश सरकार की नौकरी की कोशिश कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार की जो खबरें हैं, उनके जो मुद्दे हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, वो सबसे ज़्यादा भोपाल के लोकल अखबारों में कवर होती हैं, ना कि इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू जैसे बड़े अखबारों में कवर होती हैं। तो अब होता यह है कि न्यूज़पेपर हमें पढ़ना है, और हम UPSC से इसको कंपेयर करने लगते हैं, UPSC के हिसाब से। तो UPSC में जो न्यूज़पेपर चलते हैं वही यहाँ पढ़ने लगते हैं। आप द हिंदू पढ़ करके तमिलनाडु PSC निकाल सकते हैं, PPSC नहीं निकाल सकते। इंडियन एक्सप्रेस पढ़ के आप हो सकता है कि दिल्ली लोकल का एग्ज़ाम निकाल लें। तो मैं फिर कहूँगा, आप न्यूज़पेपर पढ़ना, नंबर 1 न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यूज़पेपर से ही आपको सरकार के बारे में पता चलता है। लेकिन न्यूज़पेपर लोकल पढ़िए, वो न्यूज़पेपर पढ़िए जो पूरा मध्य प्रदेश सरकार की खबरों से भरे हुए हों, और आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है अगर आप राजधानी में रहते हैं। क्योंकि देखिए, मध्य प्रदेश में जो भी काम हो रहा है, जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, जो डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, उनके हेडक्वार्टर भोपाल में है। राइट। तो भोपाल के अखबारों में मध्य प्रदेश सरकार की खबरें सबसे ज़्यादा डिटेल में छपती हैं। तो नंबर 1 आपको लोकल न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको लोकल न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। और दूसरा, आपको ये जो लोकल न्यूज़पेपर्स हैं, उन लोकल न्यूज़पेपर्स में भी ऐसे न्यूज़पेपर जो मध्य प्रदेश सरकार को ज़्यादा हाईलाइट करें, उन न्यूज़पेपर्स को पढ़ना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो जो शहर के सबसे पॉपुलर न्यूज़पेपर हैं उनको पढ़िए, और ना केवल पढ़िए, उनको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लगें उसे नोट करते जाइए। जिन विषयों पर कोई ओपिनियन आ रहे हैं, आर्टिकल्स आ रहे हैं, एडिटोरियल आ रहे हैं, उनके बारे में भी अपनी थोड़ी सी राय डेवलप करने की कोशिश करिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करें। यानी कि न्यूज़पेपर पढ़ना इंपॉर्टेंट है, पर जैसा आपने कहा कि लोकल न्यूज़पेपर, जी, लोकल न्यूज़पेपर पढ़ना इंपॉर्टेंट है, और वो भी भोपाल से प्रकाशित होने वाले अखबार पढ़ें। आप किसी और शहर में भी रहते हैं तो भोपाल से प्रकाशित होने वाले अखबार पढ़िए, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार यहाँ बैठी है, यहाँ पर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो यहाँ के अखबार उसे सबसे अच्छे तरीके से लिखते हैं। राइट। एंड सर, टॉकिंग अबाउट, जैसा कि आपने कहा, अभी बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे माध्यम हैं जहाँ से बच्चे स्टार्टिंग में भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी वेबसाइट, क्योंकि वेबसाइट भी बहुत सारी होती हैं, तो कोई ऐसी वेबसाइट जहाँ से उनको जाके बार बार इंफॉर्मेशन मिले कि अभी ये अपडेट हुआ है, ऐसी कोई वेबसाइट आप बताना चाहेंगे? देखिए, वेबसाइट 2 तरह की होती हैं। पहली वो वेबसाइट होती हैं जो आजकल की तैयारी करने वाले जानते हैं, उनको लगता है कि वो बहुत सारी जो प्रोप्राइटरी वेबसाइट्स हैं, जो कोचिंग्स ने डेवलप कर रखी हैं, पब्लिकेशन ने डेवलप कर रखी हैं, लोग जनरली उन वेबसाइट्स पे चले जाते हैं, पर वहाँ कभी भी प्राइमरी कंटेंट नहीं मिलता। वहाँ जो कंटेंट मिलता है बड़ा ही अल्टर्ड कंटेंट मिलता है। उसमें जो वेबसाइट चलाने वाला है, जो कोचिंग चलाने वाला है, वो अपने हिसाब से उसमें चेंज करके कोई चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है उसको बहुत ज़्यादा दे देता है, कोई चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट थी उसे छोड़ भी देता है।
तो जो प्रिपरेटरी वेबसाइट्स हैं उनसे बहुत दूर रहना चाहिए। प्रिपरेटरी वेबसाइट को तो छूना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे अच्छा कंटेंट आपको न्यूज़पेपर में और बुक्स में मिल जाएगा। तो जो कोचिंग्स की वेबसाइट्स हैं, जो पब्लिकेशंस की वेबसाइट्स हैं, उनसे दूर रहिए। लेकिन एक वेबसाइट है और कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स जिनको अगर आपने छोड़ दिया तो आप MPPSC आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। देखिए, बहुत अच्छे से समझिए, आप MP गवर्नमेंट की जॉब में जाने वाले हैं। MP गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है वो सारी चीज़ें वो जनता को खुद बताना चाहती है, और उसको बताने के लिए उनके पास एक मिनिस्ट्री है जिसे कहते हैं डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशंस की एक वेबसाइट है जिसे MP जनसंपर्क कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश में आज जो भी हुआ सरकार के हिसाब से इम्पॉर्टेंट, वो मध्य प्रदेश जनसंपर्क की वेबसाइट पर उसी दिन अपडेट किया जाता है, उसी दिन वो चीज़ें अपलोड कर दी जाती हैं, और वो जो सरकार की नज़र में इम्पॉर्टेंट है वही आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप सुबह अखबार जैसे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही शाम को सोने से पहले एक बार जनसंपर्क के अपडेट देखना बहुत ज़रूरी है। एक वेबसाइट, और दूसरा, अब हमारी सरकार जो है सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है। इस कारण से मध्य प्रदेश सरकार के सोशल मीडिया अकाउंट्स, मतलब कि MP GOV का जो अकाउंट है, या जो मध्य प्रदेश जनसंपर्क का अकाउंट है, जो चीफ मिनिस्टर का अकाउंट है, इन अकाउंट्स को स्पेशली आप सोशल मीडिया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, टेलीग्राम पर भी ये अकाउंट्स हैं, आप इंस्टाग्राम पे, इन्हें डेली सोने से पहले एक बार इनके अकाउंट्स को जरूर चेक करिए। पिछले सालों में ये देखा गया, पिछले 2-3 सालों में, कि इन अकाउंट्स पर जो फैक्ट आते हैं, मतलब सोशल मीडिया पर सरकार जो पोस्टर्स अपलोड करती है, जो जानकारी अपलोड करती है, वो सरकार की नज़र में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए परीक्षाओं में ये कंटेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप वेबसाइट देखते हैं तो सरकार की वेबसाइट मध्य प्रदेश जनसंपर्क, मध्य प्रदेश सरकार की हर खबर है, उसे सोने से पहले ज़रूर देखिए, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगें उसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। और दूसरा, मध्य प्रदेश सरकार के सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करिए, जितने हैंडल्स आप फॉलो कर सकते हैं उतने हैंडल्स को। मध्य प्रदेश का कल्चर मिनिस्ट्री का हैंडल बहुत ज़बरदस्त है, टूरिज्म बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है, चीफ मिनिस्टर के हैंडल से बहुत अपडेट आते हैं, जनसंपर्क हैंडल पर बहुत अपडेट आ रहे हैं, फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, ट्विटर पर भी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो सिटीजन वेबसाइट होती है, जैसे MP.gov कहते हैं, तो आप MP गॉव वाली वेबसाइट की जो अपडेट हैं, हैंडल के अपडेट, वो ज़रूर आप देखते रहिए। इसके अलावा अगर आप जब मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ें तो अगर संभव हो तो मध्य प्रदेश सरकार के हर विभाग की वेबसाइट भी एक बार ज़रूर विजिट कर लें, क्योंकि उस विभाग की उपलब्धियाँ, उस विभाग के फ्लैगशिप प्रोग्राम, उस विभाग के जो इंपॉर्टेंट डेटा हैं वो उसकी वेबसाइट पर अपडेटेड होते हैं। और हम एक ऐसे प्रदेश में रह रहे हैं जहाँ पर वेबसाइट्स बहुत अपडेटेड हैं। तो किताबों में जानकारी, तैयारी करने वाली किताबों में जानकारी बहुत समय बाद आती है, पर वेबसाइट पर रियल टाइम अपडेट होती है जानकारी। तो वेबसाइट्स ज़रूर देखें। राइट और जैसा कि आपने कहा कि मतलब इन सारी बातों से मुझे समझ में आया कि सोशली एक्टिव होना काफ़ी ज़रूरी है अब जी। सो टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया, तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, तो कितना यूट्यूब इम्पोर्टेंट रहता है या मदद करता है MPPSC में? यूट्यूब बहुत बड़ा भ्रम है, और आप कभी यूट्यूब पर कुछ ढूंढने जाइए तब आपको समझ में आएगा कि वो कितना खोखला है। आप कोई भी चीज़ रैंडमली यूट्यूब पे ढूंढना, देखना शुरू करते हैं, और उसके बाद उससे रिलेटेड लिंक्स आती जाती हैं और आपके घंटे निकल जाते हैं। आपको लगता है कि आप कुछ मीनिंगफुल काम कर रहे हैं, पर एक्चुअली आप बहुत मीनिंगफुल काम नहीं कर रहे होते हैं। यूट्यूब पर जाने से पहले आपको क्लियरली पता हो कि आप क्या ढूंढने जा रहे हैं। अगर आप ढूंढने जाएंगे तो आप काम की चीज़ ढूंढ लेंगे, और अगर यूट्यूब आपको अपने हिसाब से चलाएगा तो काम की चीज़ें नहीं है। विश्वास मानिए, आप किसी भी टॉपिक को थोड़ा यूट्यूब पे ढूंढिए, आपको 100 में से 10 वीडियो काम के लिए मिलेंगे, 90 वीडियो काम के नहीं मिलते हैं, बशर्ते आपको पता हो कि अच्छी चीज़ क्या होती है। यूट्यूब पर जाने से पहले आपको पता हो आपको क्या ढूंढना है, आपको पता हो कि एक अच्छा वीडियो किस तरह का होगा, जिसमें किस तरह की इन्फॉर्मेशन होगी, तो यूट्यूब आपके बहुत काम की चीज़ है। पर दुर्भाग्य ये है कि हम अपना खुद का एक नज़रिया, खुद का अप्रोच डेवलप नहीं करते हैं। हमको नहीं पता हमें यूट्यूब पे क्या चाहिए है, और हम चले जाते हैं और जो भी रिलेटेड वीडियोस आते हैं हम उसको देखते रहते हैं। हमको दिखता है कि वहाँ पे उसके व्यूज़ का संख्या बहुत ज़्यादा है, तो हमको लगता है कि बहुत अच्छी क्वालिटी का वीडियो होगा, तो हम एक अलग ही अंधेरे में जिए जा रहे हैं। अगर हमको पता है कि हमें किस तरह की चीज़ ढूंढना है, तो शायद हम यूट्यूब के खजाने से अच्छी चीज़ ढूंढ पाएंगे। तो यूट्यूब आपकी तैयारी ना कराए, आप अपनी तैयारी के लिए यूट्यूब की मदद लें, तो यूट्यूब बहुत अच्छा है। राइट, दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट आंसर। कि कई बार ऐसा होता है क्रोनोलॉजी और एल्गोरिदम की वजह से हम एक चीज़ सर्च करने जाते हैं और बहुत सारे वीडियोस आ जाते हैं। सर, हम बुक्स और ये बात कर रहे हैं कि क्या पढ़ाई करनी चाहिए, आपने हमें अलग अलग तरीके से बताया, वेबसाइट है नो। अगर मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूँ, 10 बुक्स या ऐसी 10 बुक कौन सी आप स्टूडेंट्स को प्रेफर करेंगे जो उन्हें पढ़ना चाहिए? देखिए, किताबें MPPSC में कुछ 5-7 बड़े सब्जेक्ट्स हैं,
और उन हर सब्जेक्ट की जो सबसे स्तरीय किताब होती हैं, जो कॉलेज टेक्स्ट बुक्स होती हैं या फिर जो यूपीएससी की रेफरेंस बुक्स होती हैं, उन्हीं बुक्स को हमें पढ़ना चाहिए। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप अगर पॉलिटी पढ़ रहे हैं, एक सब्जेक्ट पॉलिटी होता है, तो आप उसको एम लक्ष्मीकांत से ही पढ़िए, जो कि पूरे देश की सबसे लोकप्रिय किताब है, यूपीएससी के लिए लोग सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप हिस्ट्री के लिए सबसे अच्छी किताब एक पूनम दलाल दाहिया की किताब आती है, उसे आप पढ़ लीजिए। तो आपकी हिस्ट्री, ये ऐसी किताब है जो कॉलेज के स्टूडेंट्स पूरे देश में पढ़ते हैं और जो यूपीएससी की भी सबसे स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है, तो हिस्ट्री आप उससे पढ़िए। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो एक भूमिका सैनी करके एक बहुत ही पॉपुलर किताब है, आप उसे पढ़ लीजिए, तो आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाती है। आप साइंस पढ़ने के लिए एक रबी अग्रहारी हैं, बड़े अच्छे लेखक हैं, उनकी किताब बहुत अच्छी किताब है, पूरे देश में सब बच्चे उसी को पढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आप एमपीजीके की बात करें, जो कि सबसे बड़ा सेक्शन होता है, तो एमपीजीके वाले सेक्शन के लिए बहुत सारी किताबें आती हैं। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ भी मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भी अपनी किताब निकालता है, जो अब उतनी अपडेटेड नहीं होती हैं, पर बहुत सारे प्राइवेट प्रकाशन हैं जिनकी किताबें अच्छी हैं। अगर मैं एक दो अच्छी किताबों के नाम बताऊं तो उनमें से एक बहुत अच्छी किताब महेश बणवाल की है, एमपीजीके की, जो बहुत अच्छी किताब मानी जाती है। परीक्षा धाम बहुत अच्छी किताब है। आप इन 2-3 में से कोई एक किताब चुन सकते हैं, कोई भी एक किताब आपको पढ़नी चाहिए। इसके अलावा एक करंट अफेयर्स का सेक्शन होता है। करंट अफेयर्स में अगर आपने न्यूज़पेपर डेली पढ़ना जारी रखा और उसके साथ साथ आप मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखते गए, हैंडल को देखते गए, और उसके साथ साथ बस अब थोड़ा सा प्रसार भारती न्यूज़ सर्विस करके जो प्रसार भारती का सोशल मीडिया हैंडल है, उसको अगर आप बहुत अच्छे से देखते हैं या ऑल इंडिया रेडियो को बहुत अच्छे से सुनते हैं, तो आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन बहुत अच्छे से पूरा हो जाता है। इसके अलावा मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर हो सके तो जो सबसे पहले जो पहली किताब आपको पढ़नी चाहिए, वो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं। प्रतियोगी परीक्षा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बहुत सारी किताबें आती हैं जिनमें उसको क्वेश्चंस को आंसर के साथ एक्सप्लेन किया जाता है, तो आप पहली किताब वो पढ़िए। इसके बाद हर सब्जेक्ट की एक स्टैंडर्ड किताब पढ़िए, करंट अफेयर्स के सोर्सेज को पढ़िए, तो आपको 10 किताबें पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, आप बहुत आसानी से सेलेक्ट हो जाएंगे। सर, तो हमने यूट्यूब, हमने वेबसाइट्स और हमने बुक्स कौन सी पढ़े, इस पार्ट में हमने वो बात की। लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, जहां हम बात कर रहे थे कि आप क्या क्या पढ़ सकते हैं और आपको कौन सी बुक में से पढ़ना चाहिए और कहाँ कहाँ से, जैसे कि सर ने बोला अलग अलग माध्यम है, अलग अलग मीडियम से। अभी सर, लाइब्रेरी का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है? इज़ इट लाइक, क्योंकि अभी लोग जो यंगस्टर्स हैं, दे आर लाइक कि लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करना, लाइब्रेरी उनके लिए एक ऐसा वर्ड हो गया है कि शांति और पढ़ाई। आप क्या मानते हैं कि एक स्टूडेंट की लाइफ में, खासकर एक एमपीपीएससी स्टूडेंट अगर एस्पिरेंट है, तो उनकी लाइफ में लाइब्रेरी का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है? देखिए, मैं लंबे समय तक लाइब्रेरीज़ में रहा हूँ, इसलिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि जो लाइब्रेरीज़ आजकल लोग जाते हैं वो लाइब्रेरीज़ नहीं, रीडिंग रूम है। लाइब्रेरीज़ वो होती हैं जहाँ पर हम किताबें लेने जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं। इन जगहों पर हम किताबें लेने नहीं, किताबें लेके जाते हैं। तो रीडिंग रूम कल्चर पूरे देश में बहुत तेज़ी से बढ़ा है। हर शहर में सैकड़ों की तादाद में लाइब्रेरीज़ या रीडिंग रूम्स हैं। इन रीडिंग रूम्स में जाकर के पढ़ाई करना एक नया फैशन है। लोग जाते हैं क्योंकि आपको सोशलाइजेशन भी चाहिए, आप दिन भर घर पर बैठ के तो पढ़ाई नहीं कर सकते। मैं कहूँगा कि अगर मैं 2 में से चुनूँ कि मैं अपने घर पर पढ़ाई करूँ या मैं लाइब्रेरी को मैं पढ़ाई करूँ, तो मैं 90% प्रेफरेंस दूंगा घर पर पढ़ने को। उसका बड़ा कारण है कि लाइब्रेरी असल में ऐसे लोग जो मक्कार हैं उनका झुंड बन गई हैं। लाइब्रेरी सोशलाइजेशन के नए अड्डे हैं। आप लाइब्रेरीज़ में अगर पढ़ने जाते हैं, रीडिंग रूम में पढ़ने जाते हैं, तो आपकी दोस्तियां होनी ही होनी है, आप चाहें ना चाहें, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो आपको आते जाते देख रहे हैं, आपको पढ़ते देख रहे हैं, आपको अप्रोच करते हैं, आपसे दोस्ती बंद करते हैं। और आपकी जब ग्रुप बनते हैं, अच्छा, ग्रुप स्टडी तैयारी में सबसे ज़्यादा घातक है, और लाइब्रेरीज़ ग्रुप बनने के अड्डे हैं। वहाँ पर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, आपको डिफ़िकल्ट लग रही है, तो आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप उस डिफ़िकल्टी को अकेले खुद दूर करें, या दूसरा रास्ता है कि आप उस डिफ़िकल्टी को किसी दूसरे के साथ डिस्कस कर लें। जिसके साथ आप डिस्कस करते हैं वो उसका आसान रास्ता आपको बता देता है। वो जो आसान रास्ता है वो मक्कारी है, वो शॉर्टकट है। और बाकी दुनिया में हर जगह शॉर्टकट काम करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शॉर्टकट काम नहीं करते हैं। तो इस तरीके से रीडिंग रूम मक्कारों की टोलियों के बनने की जगह है। लाइब्रेरीज सोशलाइजेशन के सेंटर बन गए हैं, ग्रुप क्रिएट करने के सेंटर बन गए हैं। और मैंने अपनी लाइफ में कई सालों से रीडिंग रूम कल्चर दिल्ली में तो बहुत समय से चल रहा है, किसी रीडिंग रूम में 4 दोस्त जो मिलकर तैयारी करते हैं उनको कभी सेलेक्ट होते नहीं देखा। हाँ, जो लाइब्रेरीज में भी अकेले रहते हैं सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ अनुशासन मिलता है, उन्हें वहाँ पर 10-12 घंटे पढ़ने का स्पेस मिलता है, केवल वही सेलेक्ट होते हैं।
आप लाइब्रेरीज अच्छी हो सकती हैं अगर आपके घर पे माहौल नहीं है, वैसे आपको स्पेस नहीं मिल पाता है जिसमें आप 2-4-10 घंटे पढ़ाई कर सकें, इतने पढ़ाई करनी पड़ती है PPSC UPSC में। तो अगर आपके घर में माहौल नहीं है तो आप किसी रीडिंग रूम में चले जाइए। पर मेरी बात याद रखिए, रीडिंग रूम में अगर आप अकेले पढ़ाई करते हैं तो आप सेलेक्ट होंगे, लेकिन रीडिंग रूम में अकेले आप पढ़ ही नहीं पाते हैं, आपकी दोस्तियाँ बनती हैं और आप जैसे ही एक से दूसरे व्यक्ति से मिले वो आपको आसान शॉर्टकट देगा, आप उसे ज्ञानी समझ करके उसे मानेंगे और जैसे जैसे दोस्तों का सर्कल बढ़ेगा आप अपने सिलेक्शन से दूर होते जाएंगे। मैंने अपने जीवन काल में कभी लाइब्रेरी में जो ग्रुप्स होते हैं उन ग्रुप्स को कभी सेलेक्ट होते नहीं देखा, वो एक साथ डूबते हैं। आप जीतते हैं अकेले, लेकिन आप डूबते हैं जब आप 4 लोग साथ में होते हैं। तो लाइब्रेरीज के नुकसान बहुत हैं, इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आपके घर पे माहौल है तो मत जाइए इन रीडिंग रूम्स में। अगर माहौल नहीं है तो जाइए, पर अकेले रहिए, ताकि हर चुनौती को आप सीरियस लें, उसके शॉर्टकट ना ढूंढें, उसका सॉल्यूशन ढूंढें। क्या बात है। तो ये था पार्ट 1 जहां हमने जाना कि कौन सी किताबें आप पढ़ सकते हैं, कौन सी वेबसाइट्स आप बार बार जाके विजिट करें, न्यूज़पेपर एंड अगले पार्ट में हम बात करेंगे। ये तो हमने बात की कि क्या पढ़े, अब इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट पार्ट है कि नोट्स कैसे बनाएं, वो हम अगले पार्ट में जानेंगे। PSSS Rhythm.